दोस्तों, मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा आर्टिकल है उन लोग जो फ्लाइट से सफ़र करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। न्यू ईयर आने वाला है, लोग यहां से वहां घूमने जाएंगे और बहुत सारा सामान भी साथ में ले जाएंगे। और हम लगातार ये न्यूज़ में देख रहे हैं कि लोग बहुत सारा सामान कैरी करते हैं, जिसकी वजह से जब एयरपोर्ट में चेक इन होती है तो बहुत समय लग जाता है अधिकारियों को। तो उसी के तहत कुछ नए नियम कानून बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि जो लोग भी ट्रैवल करेंगे, चाहे डोमेस्टिक फ्लाइट ले रहे हो या इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहे हो, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप एक हैंड बैग लेके आ सकते हो। एक से ज़्यादा अगर हैंड बैग लेंगे तो एक्स्ट्रा चेकिंग होगी और उसके पैसे भी आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार सरकार या जो भी हमारी विमानन कंपनियाँ हैं ऐसे नियम कानून क्यों लेकर आ रही हैं। क्योंकि जब कोई ट्रैवल करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत का सामान एक बार में ले जाने का प्रयास करता है। मान लीजिए कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, 10,000 रुपये किराया दे रहा है फ्लाइट का, तो सोचेगा कि कोई भी सामान मेरा घर पर ना रहे, मैं एक बार में ही ले जाऊं। और हो क्या रहा है यहाँ पर, उसके लिए बहुत टाइम लगता है चेक वगैरह करने में, तो भीड़ लगती है चेक इन पॉइंट्स पर, जिसको ध्यान में रख कर कंपनियां ये सारे नियम कानून ला रही हैं। जितने भी हमारे यहाँ विमानन कंपनियां हैं उन सब के अलग अलग नियम कानून हैं। ऐसा नहीं कि एयर इंडिया का जो कानून है दूसरी हमारी कंपनी है वो भी वही फॉलो करी, नहीं। जितने भी हमारे यहाँ पे विमानन कंपनियां हैं सब में थोड़े बहुत अलग अलग कानून हैं। तो यहाँ पर 2 या 3 को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे कि कौन सी कंपनी से कौन सी फ्लाइट लेकर के आप ज़्यादा सामान लेकर के जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए लिखा है, फ्लाइट्स के लिए लगेगा फ्लाइट के लिए लगेज रूल में बदलाव। तो जो लोग भी सामान भर भर के ले जाते हैं उनके लिए नए रूल्स यहाँ पर लागू किए गए हैं। सारी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके पहले हम बता दें आपको कि संस्कृति आईएएस की ऑफलाइन क्लासेस मुखर्जी नगर में फिर से खुल गई हैं। सारी सुविधाओं और सारे सुरक्षा मानकों को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है, ताकि कल को कभी कोई कैजुअलिटी ना हो जिससे आपको या आपके परिवार के लोगों को समस्या उत्पन्न हो। साथ में न्यू ईयर भी आ रहा है, तो संस्कृति आईएएस आपको दे रहा है अप टू 75% ऑफ सारे कोर्सेज में। नंबर ये दिया है 9555124124। इस पे कॉल करके आप सारी जानकारी जिस बैच के बारे में भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज आफ्टर डिस्काउंट अगर बताऊं कितने रुपए के पड़ेंगे, तो अगर आप लाइव बैच लेते हो तो वो मात्र आपको जीएस का 55,000 में मिल जाएगा। अगर जीएस के साथ आप चाहते हो कि सीसेट भी मिल जाए हमें, तो 60,000 रुपये में। अगर वीडियो कोर्स कि भाई लाइव नहीं देखेंगे, हम जॉब पे हैं या कोई और रीज़न है कि जिस टाइम में क्लास चलती है हम उसे लाइव नहीं देख सकते हैं, आप वीडियो कोर्स के फॉर्मेट में देख सकते हो। मात्र 50,000 रुपये में जीएस का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। ये जो ऑफर है अप टू 75% का, वो मात्र और मात्र 2 जनवरी 2025 तक रहने वाला है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है तो जल्दी से इस नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी आप ले करके बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारी न्यूज़ पर। तो हम बात कर रहे थे कि विमानन कंपनियों ने क्या किया है, लगेज जो हम ले जाते हैं उससे संबंधित कुछ नए नियम कानून यहाँ पर जारी करने की बात की है। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो हमारा जो सब ध्यान रखता है कि कौन सी फ्लाइट कैसे जाएगी, कब जाएगी, कोई समस्या ना हो। और भी नियम कानून जो भी हमारे हैं, उड्डयन मंत्रालय या उड्डयन से संबंधित सबको यहाँ पे देखा जाता है। हैंडबैग पॉलिसी में बदलाव किया है। हैंडबैग पॉलिसी, इसमें लेडीज़ हैंडबैग्स या पर्स होते हैं उन से भी संबंधित कुछ नियम कानून रखे, बिल्कुल डिटेल में जाके कि आप लेडीज़ पर्स तो लेकर जा रहे हैं, लेकिन अगर आप लैपटॉप उसमें लेकर जाएंगे तो उसके अलग से पैसे लगेंगे और अलग से चेकिंग होंगे। यहाँ पे देखिए लिखा होगा। अब विमानन कंपनियां यात्रियों को सिर्फ एक ही हैंड बैग फ्लाइट में ले जाने की अनुमति दे रहे हैं। अगर आप एक्स्ट्रा बैग ले जाते हो तो आपको जाँच करवानी पड़ेगी, साथ में पैसे भी देने पड़ सकते हैं। अगर यहाँ पर एक चीज़ की छूट दी गई है, जिसने भी 2 मई 2024 के पहले फ्लाइट बुक की है उसके लिए वही रूल्स रहने वाले हैं जो पहले थे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने भी 3 मई 2024 को फ्लाइट बुक की है, 4 मई को की है, 5 मई को की है, इवन 1 महीने पहले भी की है, उसको ये सारे नियम कानूनों को फॉलो करना पड़ेगा। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैवल करते हैं, कई बार उनकी टिकट काफ़ी समय पहले से होती है, इसलिए यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं। नए नियम एयरपोर्ट सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर रखे गए हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है 10 बैग लेकर खड़ा हुआ है, तो जो भी चेक करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं एयरपोर्ट में, उनको एक ही व्यक्ति को चेक करने में बहुत समय
समय लग रहा होता है, जिसकी वजह से लाइन जो है वो लगातार क्या होता है, लंबी होती चली जाती है। और देखा होगा आपने, जब किसी को फ्लाइट पकड़नी होती है उसको 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे पहले जाना पड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई जो लाइन लगेगी ना एयरपोर्ट पे सामान चेक करते रहे, उसमें बहुत समय लगता है। उस समय को बचाने के लिए साथ में सुरक्षा को ध्यान में रखकर जो है इसी को जो है इसलिए यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं ये नियम कानून। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, नई हैंडबैग पॉलिसी में क्या होने वाला है, एक ही बैग ले जा सकते हैं, चाहे फ्लाइट आपकी डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल। डोमेस्टिक मतलब जो है भारत में आप कहीं भी जा रहे हो डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल मतलब जो है भारत से कहीं दूसरे देश में जा रहे हो उसको हम इंटरनेशनल फ्लाइट के रूप में काउंट करते हैं। एक बैग के अतिरिक्त जो भी होगा उसका अलग से चेक इन होगा। एयरपोर्ट के यात्री जो है प्रीमियम, इकोनॉमी और इकोनॉमी क्लास में 7 किलोग्राम तक वजन का हैंडबैग ले जा सकते हैं। तो जो लोग भी इकोनॉमी में हैं या प्रीमियम इकोनॉमी में जाते हैं वो कितना ले सकते हैं, 7 किलोग्राम मैक्सिमम जो है आपके सामान का वेट जो है इतना होना चाहिए। कई बार जो है आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं कि उनको कपड़े ले जाने हैं, अब कपड़े बैग में भर देंगे तो जो है वजन ज़्यादा हो जाएगा, तो करते क्या खूब सारा खुद ही पहन लेते, 5-6 पहन लेंगे कि जो है 1-2 किलो तो कम हो जाएगा, बाकी जो है क्या करेंगे उसमें पैक कर दें। आपको पता है जितना ज़्यादा वजन होता है उसके हिसाब से पैसे भी लगते हैं, इसलिए जो है लोग ऐसा करते हैं। इसका डायमेंशन जो है 115 सेंटीमीटर, मतलब देखो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये नहीं कि बड़ा सा ट्रॉली बैग ले लिया और उसमें भर के चल दिया, नहीं, बैग भी छोटा मतलब एक सीमित लंबाई चौड़ाई का होना चाहिए। फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास के पैसेंजर्स को थोड़ा छूट दी गई है, 10 किलोग्राम। इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी में 7 किलो था। प्रत्येक यात्री कैबिन बैगेज के अलावा लैपटॉप, बैग या लेडीज पर्स भी ले जा सकता है, बशर्ते वह सीट के नीचे समा सके और उसका वजन 3 किलोग्राम से अधिक ना हो। जो अगर कोई व्यक्ति है जो बैग ले आना चाहता है या लेडीज़ पर्स ले आना चाहता है या फिर जो लैपटॉप वगैरह ले जाना चाहते हैं आप, अब लैपटॉप की अपने आप में खुद ही वेट इतना होता है, तो उन्होंने बोला है कि आप ले जा सकते हो लेकिन 3 किलो से ज़्यादा वेट उसका होना नहीं चाहिए। साथ में क्या करना है, आपको जो है नीचे अपनी सीट के ही एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि जो है बाकी पैसेंजर्स का सामान ऊपर रखने में समस्या ना हो, और भी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। अब यहाँ पे बात करें अगर एयर इंडिया के, बहुत सारी हमारे यहाँ पर विमानन कंपनियाँ हैं जो कि फ़्लाइट्स वगैरह इशू करती हैं। तो एयर इंडिया कंपनी के देखिए क्या है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इकोनॉमी क्लास में 7 kg वेट ले सकते हो आप। बिजनेस या फर्स्ट क्लास के जो भी लोग हैं 10 kg तक का सामान जो है आप बैग में भर कर ले जा सकते हैं। बैगेज का जो साइज़ है 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक हैंड बैग के अलावा जो भी हैंड बैग होगा उसका चेक इन कराना जो है आपको बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है अगर किसी का भी जो आकार या वज़न ज़्यादा होता है तो पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। छूट दी गई है 2 मई 2024 से पहले जिन्होंने फ़्लाइट बुक की है उनको जो है इन चीज़ों से छूट दी गई है। हालांकि फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, जिसका इनका वजन 75 किलोग्राम से अधिक ना हो, वह सुरक्षित रूप से सीट पर बांधे जा सके। तो यहाँ पे ये भी बोला गया कि ऐसा नहीं कि छूट दी जाए तो कुछ भी लेकर के आ जाओ, नहीं, 75 kg से अधिक की कोई सामान है तो थोड़ा सा आपको समस्या हो सकती है। अब यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था पहले एयर इंडिया, यहाँ पे इंडिगो के कुछ नियम हैं। तो यहाँ पर है प्रत्येक यात्री को अधिकतम 7 kg तक का सामान ले जा सकते हैं। बैग की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 115 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा और ऊंचा होना चाहिए। लेडीज़ पर्स से लैपटॉप बैग ले जा सकते हैं लेकिन जो है 3 किलो से ज़्यादा वेट होना नहीं चाहिए इसका। कोई महिला यात्री लेडीज़ पर्स के साथ लैपटॉप बैग नहीं कैरी कर सकती है। अगर कोई यात्री जो है तय वजन से ज़्यादा भारी लगेज ले जाता है तो उससे अतिरिक्त शुल्क वसूला जा सकता है। आपने क्या किया, आपने लेडीज़ पर्स रखा तो आप अपना लैपटॉप जो उसमें रख सकते हो, और तो आपका लेडीज़ बैग का पर्स का वेट का लेडीज़ बैग का पर्स का वेट और लैपटॉप का वेट दोनों मिलाकर के 3 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो है अतिरिक्त शुल्क आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अब नियमों में बदलाव क्यों किया गया है, तो अभी देखा गया कि लगातार आजकल लोग क्या है, ज़्यादातर लोग फ्लाइट से ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने जो है कीमतों में थोड़ा सा बदलाव किया है, थोड़े कम कर दिए हैं। तो डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल हो, आजकल लोग जो है फ़्लाइट से ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं। आज के 5 साल पहले 10 साल पहले जाएंगे तो लोग नहीं
नहीं करते थे, तो पहली बात तो ये है कि हम जो है हमारी आर्थिक स्थिति जो है लगातार अच्छी हो रही है, बदल रही है। भारत जो है विकासशील तो है, लेकिन पर कैपिटा इनकम लगातार जो है यहाँ पर बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोग जो है ट्रैवल करना पसंद करते हैं फ्लाइट्स के माध्यम से। कुछ दिनों से काफ़ी फेस्टिवल सीजन चल रहा था, तो लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहे थे। चेक इन पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो उसको ध्यान में रखकर जो है ये नियम कानून लाए गए हैं, ताकि आने वाले समय में जो है इन समस्याओं को हम क्या कर पाएँ, कम कर पाएँ। अगर बात करें कि अभी तो हमने देख लिया कि इकोनॉमी क्लास में जो है 7 किलो, बिजनेस क्लास में जो है 10 किलो। इसके पहले के नियम क्या थे? इसके पहले के नियम देखिए लिखा है, नियम बदलने से पहले फ्लाइट में हैंडबैग ले जाने की सीमा अधिक थी, अभी एक ही कर दिया, पहले ज़्यादा थी। न्यूनतम 8 kg, अभी तो मैक्सिमम 7 kg कर दिया गया है। अधिकतम 12 किलोग्राम कर दिया है, अभी अधिकतम कितना है, 10 किलोग्राम है। नियमों में बदलाव के बाद यह लिमिट घटकर मिनिमम 7 से मैक्सिमम 10 तक आ गई है। हमने अभी देखा ऑलरेडी, इकोनॉमी में 8 किलोग्राम आप ले जा सकते थे, प्रीमियम इकोनॉमी में भी 8 किलोग्राम, और जो है अगर आप बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास से जा रहे हो तो 12 किलोग्राम तक का सामान जो है आप एक बार में ट्रैवल करते समय ले जा सकते थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो भी उड्डयन वाली चीज़ें हैं, मतलब फ्लाइट्स वगैरह आना जाना, समय निर्धारित करना, सुरक्षा मानक, कई बार आपने देखा होगा कि कोई फ़्लाइट है, उसमें कोई इशू हो रहा है तो किसी दूसरी जगह पे लैंड कर देना, किसी दूसरे देश में लैंड कर देना, या फिर जो है फ्यूल भराने के लिए जो है कहीं रुक जाना। इन सारे नियमों कानूनों को जो है हमारा ये जो है जो चीज़ है वो फॉलो करती है। एक शिकागो कन्वेंशन भी है, उसके तहत भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फॉलो की जाती हैं। इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? तो सर्वप्रथम 1978 में नागरिक विमानन महानिदेशालय में एक प्रकोष्ठ के पांडे समिति की सिफारिश पर की गई थी, जिसका गठन किया गया था 10 सितंबर 1976 को। 1 अप्रैल 1987 को जो है इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र विभाग के रूप में पुनर्गठित किया गया था। उद्देश्य क्या था? तो जितने भी हमारी फ्लाइट्स वगैरह हैं उनको जो है तरीके से विनियमित करना। देखिए लिखा है, विमानन नागरिक विमानन परिचालन को गैर कानूनी हस्तक्षेप से बचाना। तो कोई भी गैर कानूनी चीज़ जो है इनके माध्यम से ना हो, इसलिए जो इसको स्थापित किया गया था। इसलिए देखिएगा एयरपोर्ट्स में चेकिंग वगैरह जो होती है बहुत स्ट्रिक्ट वाली होती है। आप जो है सोचे कि कोई सामान यहाँ से वहाँ ले जा पाएंगे स्मगल करके, सोना है या फिर कोई भी नशीला पदार्थ है, तो वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है चीज़ों को सर्च करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को इन्हीं सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो जिम्मेदारी क्या है कि मानक निर्धारित करना और कोई समस्या हो तो उसका उपाय निकालना। भारत में जो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा को जो है बहाल करना, ताकि जो है लोगों को ट्रैवल करने से ना डर ना लगे कि नहीं भाई हम तो फ्लाइट से गए थे, चोरी हो गई, फ्लाइट से गए थे ये हो गया, फ्लाइट से गए थे वो हो गया। जैसे क्या है, आप देखते रहते हो ना कि हमारा रेल मंत्रालय है, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। इतना सारा पैसा, इतना बजट एलोकेशन के बावजूद भी बहुत सारे हमारे ट्रेन के हादसे समय समय पर होते रहते हैं, सड़क दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। लेकिन ट्रेन के हादसे जो है ज़्यादा यहाँ पर प्रचारित होते हैं या ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत हज़ारों लाखों लोग ट्रैवल करते हैं, और कभी दुर्घटना अगर होती है तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है या लोग जो हैं घायल होते हैं। और हम देखते ही रहते हैं हर 2 महीने 3 महीने में किसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वैसा कल का सिनेरियो जो है हमारे उड्डयन वाली क्षेत्र में ना हो, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके जो है इनको बहुत अच्छे से स्थापित किया गया है। मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अलावा इसके 4 क्षेत्रीय मुख्यालय भी, क्षेत्रीय कार्यालय कह सकते हैं उनको, क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो कि है दिल्ली के अलावा मुंबई, कोलकाता और चेन्नई पर स्थित है। तो मुख्यालय जो हमारा है नई दिल्ली में है, लेकिन एक क्षेत्रीय कार्यालय भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। बाकी 3 है मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, तो यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। अब ब्यूरो के काम क्या है? तो वही सारे काम है कि भाई सारी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखा जाए, नियमों कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। ऐसा ना हो कल को कोई विदेशी व्यक्ति आकर बोले कि भारत की जो उड्डयन मंत्रालय है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, या यहाँ के फ़्लाइट्स में जो है सुविधा नहीं है, सुरक्षा नहीं है, या जो है चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता। इन सब चीज़ों को शिकायत ना आए, इसको ध्यान में रखकर जो है ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है, नियमों को बनाता है, नियमों को विनियमित करता है
है और सबकी निगरानी और सुरक्षा का सारा जिम्मा जो है इसी मंत्रालय के तहत जो है किया गया है। ठीक है, सुरक्षा कर्मचारियों की व्यावसायिक दक्षता को भी ध्यान में रखता है, सतर्कता का परीक्षण करता है। इसका मतलब ये है, देखिए जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तो जो भी क्रू मेंबर्स होते हैं फ्लाइट्स में, उनकी ट्रेनिंग ऐसे होती कि जरा सा भी गड़बड़ हो उनको समझ में आ जाए कि लगता है कुछ प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा उनको सतर्क रूप में ट्रेनिंग दी जाती है ताकि समस्या या कल को कोई प्रॉब्लम होने वाली हो तो उसको भाप करके उसका जल्दी से जल्दी समाधान निकालें। विभिन्न एजेंसियों की आकस्मिक योजनाओं और परिचालन तैयारियों की प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए एक मॉक अभ्यास भी, कभी और भी ट्रेनिंग वगैरह भी होती है इनकी। कभी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाना हो या कोई भी काम हो जाए तो लोगों की ट्रेनिंग भी की जाती है कि इमरजेंसी वाले समय पे हम जो है इस सिचुएशन को कैसे हैंडल या मैनेज करने वाले हैं। अब जितने भी हमारी फ़्लाइट्स हैं, चाहे हमारी हों, भारत की हों या विदेशों की हों, एक नेटफ्लिक्स में सीरीज़ आई हुई थी हाईजैक C228 है या 258 है, थोड़ा सा नाम याद नहीं है। आप उसमें देखोगे जब यहाँ से फ़्लाइट हाईजैक करके लाहौर में जो है उतारी गई थी, आई थिंक पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान में उसको उतारा गया था। फ्यूल भरना था, खाना वगैरह देना था। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि ऐसे कैसे किसी दूसरे देश में जाकर के हमने फ़्लाइट्स को जो है लैंड कर दिया और वो खाना भी दे रहे हैं, फ्यूल भी दे रहे हैं। तो वो सारे नियम कानून यहाँ पर बनाए गए हैं शिकागो कन्वेंशन में। इसके अलावा कभी आप देखते हो कि भले हमारी पाकिस्तान से ना बनती हो या फिर किसी और देश से ना बनती हो, लेकिन हमारी फ़्लाइट्स जो हैं उनके देश के ऊपर से जो है निकल सकती हैं। या कोई और देश हो तो हमारे यहाँ से भी बहुत सारी फ़्लाइट्स निकलती हैं या कुछ दूसरे देश के ऊपर से निकलती हैं। तो ये सारे नियम कानून जो हैं इसी के तहत बनाए गए हैं। और जो फ्यूल वगैरह होता है विमान में यूज होता है उसको जो है टैक्स फ्री करना या जो भी उनको थोड़ा सा जो है राहत देना सब मामलों में, वो सब जो है इसी के तहत जो है हमारे यहाँ पर लागू किए जाते हैं। शिकागो कन्वेंशन क्या है, तो जिसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विमानन संगठन की स्थापना की थी जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। जब संयुक्त राष्ट्र आ गया इसका मतलब जो है लोगों की भलाई के लिए जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी। ठीक है, इस कन्वेंशन पर जो है 7 दिसंबर 1944 को शिकागो अमेरिका में 52 राज्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 4 अप्रैल जो है 1947 को ये प्रभावी हुआ था। यह हवाई क्षेत्र, विमान पंजीकरण और सुरक्षा के नियम स्थापित करता है। हवाई क्षेत्र का मतलब है कौन सी फ्लाइट किस रूट से गुजर सकती है और कहाँ से नहीं गुजरेगी, ये हो गया। विमान पंजीकरण, अब हमारे यहाँ पर बहुत सारी विमानन कंपनियां हैं, सब अपना पंजीकरण कराती हैं। पंजीकरण नहीं कराएंगे तो यहाँ से उड़ करके कल को किसी दूसरे देश में वो नहीं जा पाएंगे। जब तक आप पंजीकृत नहीं हैं आप जो है विमान कंपनी नहीं चला सकते हो। साथ में जो है सुरक्षा के नियम या जो है कानून यही बताते हैं कि अगर कोई फ्लाइट है, कोई फ्लाइट मतलब कोई विमान कंपनी है तो उनको जो है इन सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखना होगा। जैसे कल को कोई फैक्ट्री चलाने लग जाए या फिर सबसे सरल उदाहरण अगर ले तो कोई जब रेस्टोरेंट चलाता है तो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि उनको जो है कुछ नियमों कानूनों का पालन करना होता है कि खाद्य सामग्री आपकी ऐसी ऐसी होनी चाहिए। आप वेज या नॉन वेज दे रहे हो तो इन्फॉर्म करना होगा आपको। आप जो जैसे कई बार होता है कि कोई रेस्टोरेंट है वहाँ पर रेड पड़ जाती है, छापेमारी हो जाती है कि खाना जो है ख़राब दे रहे हैं, सड़ी सब्जियाँ फलों का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जो है कोई और रीज़न होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी ध्यान रखा जाता है कि सभी सुरक्षा नियमों का जितनी भी फ्लाइट कंपनियां हैं वो ध्यान में रखकर चला रही हैं या नहीं। यह कन्वेंशन हवाई ईंधन को भी कर से मुक्त करता है। जितने भी हवाई ईंधन होते हैं उनको मुक्त किया जाता है। एक यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, प्रत्येक राज्य के भूभाग के ऊपर हवाई क्षेत्र की संप्रभुता के साथ यहाँ पर 5 स्वतंत्रताएं। पहले 5 ही नियम कानून थे, बाद में 4 और ऐड कर दिए गए। अभी टोटल हमारे यहाँ पर 9 नियम कानून हैं जो कि फॉलो करने होते हैं सभी को। देखिए क्या लिखा है, किसी विदेशी देश के ऊपर बिना उतरे उड़ान भरने का अधिकार। आप जो है किसी भी विदेशी देश के ऊपर से अपना जो है प्लेन उड़ा सकते हैं।
किसी विदेशी देश में ईंधन भरने या रख रखाव करने का अधिकार। हो सकता है किसी फ्लाइट का अचानक से कुछ इश्यू हो गया या उसको ईंधन फ्यूल वगैरह भरना है, तो कहीं लैंड होकर के आप जो है वहाँ से फ्यूल भर सकते हो। अपने देश से दूसरे देश में जो उड़ान भरने का अधिकार जो इसी के तहत आता है। किसी विदेशी देश से अपने देश में आने का अधिकार, तो यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ आना, ये सब जो है इसी में बताया गया है। अपने देश से शुरू या समाप्त होने वाली उड़ानों के दौरान दो विदेशी देशों के बीच उड़ान भरने का अधिकार। यहाँ से चलना शुरू हुए और दो देशों से घूम कर गए, जैसे आप अगर कभी कनाडा वगैरह जाएंगे तो कई बार होता है फ्लाइट्स आपके सीधे यहाँ से वहाँ नहीं जाती हैं, जर्मनी रुकेंगी, फिर जो है दूसरी जगह रुकेंगी, फिर फाइनली जो है अपने डेस्टिनेशन पर जाती हैं। तो ये सारे यहाँ पर बताए गए हैं। एक विदेशी देश से दूसरे विदेशी देश में उड़ान भरने का अधिकार, जबकि वह अपने देश में ही रुकता हो। अपने यहाँ से दूसरे देश में जाना है, जबकि वहीं उड़ान भरता हो, वहीं से आया था और यहाँ से लेकर के वहाँ चला गया। ठीक है, ये सारे नियम हैं। अपने देश के लिए उड़ान की पेशकश ना करते हुए दो विदेशी देशों के बीच उड़ान भरने का अधिकार। ठीक है, अपने देश में सेवा जारी रखते हुए किसी विदेशी देश के दो या अधिक हवाई अड्डों के बीच उड़ान भरने का अधिकार। अपने देश में सेवा जारी रखे बिना किसी विदेशी देश के अंदर उड़ान भरने का अधिकार। तो ये सारे जो हैं अधिकार या नियम कानून किसमें है? शिकागो कन्वेंशन के तहत जो है सभी देशों पर जो है वैश्विक स्तर पर लागू होते हैं। तो ये रही हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने पढ़ा कि जो भी लगेज है उनसे संबंधित जो है रूल्स में बदलाव किया गया है, ताकि लोग जो है कम से कम सामान ले जाएं और चेक इन पॉइंट्स पे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, सुरक्षा जो है बहाल की जा सके और लोगों का जो है समय भी बचाया जा सके। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि सारे आर्टिकल्स आपको टाइम से मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।